तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज आप मुझे लाइव देख रहे हो यहाँ पर। मैंने बेल वेल भी पूरा बनवा लिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और जान ही रहे हो इतनी ज़्यादा गर्मी में बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है। तभी मैंने, और हर साल मई जून में ही मैं इसको पूरा टकला करवा लेता हूँ मैं। और ज़रूरी भी है, फिर उसकी वजह से मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो अभी क्या गर्मी का छुट्टी चल रहा है, तो जब स्कूल खुलेगा तब तक बाल उग ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है आज का वोकैब, हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। और कॉपी पेन लेकर ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या है, देखिए नाउन है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ से अब क्या है, मैं आपको इसे समझा भी सकता हूँ ऐसे सर्कल करके, है ना, अच्छे से। तो वर्डिक्ट क्या है, नाउन है, देखिएगा। और इसका स्पेलिंग क्या है, VERDICT, नाउन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पूछ रहा है इस बार के एग्ज़ाम में। और मैं क्या बताऊं, SSC में साला मुंह से मतलब गाली निकल रहा है मेरे, क्या बताऊं। SSC GD का कितनी मतलब दिन दहाड़े जो है वो चीटिंग हो रहा है, और SSC वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। इतनी ज़्यादा जो है मतलब इतनी ट्रांसपेरेंटी होने के बाद भी ये सब सारी गलतियां हो रही हैं। और क्या किया जाए उसके लिए। देखिए जो भी है प्यारे साथियों, हमें देखिए मेहनत करना है और हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, निकालना है। एक एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हो तो पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। और नेगेटिव थॉट नहीं लाना है माइंड में। चलिए देखिए क्या है। तो वर्डिक्ट क्या है, नाउन है, मीनिंग एन ऑफिशियल डिसीजंस मेड बाय कोर्ट और जर्नी। इसका मतलब होता है न्यायालय का फैसला, जैसे न्यायालय या जूरी द्वारा यहाँ पर किया गया कोई आधिकारिक फैसला हो, तो ये होता है। सिनोनिम्स क्या है इसका, जजमेंट। क्या है, जजमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ, अब अच्छे समझ में आएगा ना। तो सिनोनिम्स है जजमेंट, या जिसे डिसीज़न भी हम इसे कहते हैं। और एंटोनिम्स हो जाएगा इनडिसीजंस या अनसर्टेनिटी हो जाएगा। और एग्जांपल है आपका, द कोर्ट अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट आफ्टर हियरिंग ऑल द एविडेंस। यानी सभी सबूत सुनने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। ठीक है, और इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट जो है वो कोई कोर्ट है या कोई कानूनी मामलों में या निर्णयों में, चर्चा में यह वर्डिक्ट वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर है, दूसरा है स्क्रूटिनाइज्ड। क्या है, स्क्रूटिनाइज्ड। और यह वर्ब याद रखिएगा। मीनिंग आपका है एग्जामिन्ड वेरी केयरफुली एंड थ्रॉटली, यानी बहुत ध्यान से जांच करना, यानी गहन जांच करना। स्क्रूटिनाइज्ड हम इसे बोलते हैं, स्क्रूटिनाइज्ड याद रखिएगा। स्क्रूटनी करना, स्क्रूटिनाइज्ड करना, ये सब वर्ड देखिए आता रहता है। और ये सब एग्ज़ाम में जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स देखिए है इसका एग्ज़ामिन या इंस्पेक्ट करना, है ना, इंस्पेक्ट। और एंटोनिम्स इसका ओवरलुक या इग्नोर हो जाएगा। यहाँ सिनोनिम्स देखिए, इंस्पेक्ट जो लिखा हुआ है ना, यहीं से देखिए वर्ड आपका पड़ा हुआ है, यहाँ से इंस्पेक्टर बोलते हैं ना। अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए, यानी इंस्पेक्ट यानी जांच करने वाले दरोगा आ गए, ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल है, द डॉक्यूमेंट वर स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड, यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच की गई। ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई दस्तावेज हो, रिपोर्ट हो, या किसी भी कार्य की गहन जांच करनी हो, तो वहाँ स्क्रूटिनाइज्ड वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए आपका तीसरा, इसको प्रोनाउंस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ये नाउन है, याद रखिएगा। इसका स्पेलिंग काफ़ी बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। स्पेलिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, CON। पहले इसको तोड़ तोड़ कर याद किया कीजिए। कॉन्स्टिट्यूट का स्पेलिंग क्या होगा, CONSTITUT। कॉन्स्टिट्यूशनली, यहाँ है TIO ना, तो TIONALITY जोड़ दीजिए इसको, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विथ अ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान के अनुरूप होने की कोई स्थिति है, तो उसे हम संवैधानिक वैधता जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका सिनोनिम्स है लीगैलिटी। क्या है, लीगैलिटी, या हम इसे वैलिडिटी भी बोलते हैं, वैलिडिटी। ठीक है,
एंटोनेम्स है इलीगैलिटी हो जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है लॉयर्स डिबेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वकीलों ने प्रस्तावित कानून की संवैधानिक वैधता पर बहस की, है ना, ये हो जाएगा। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये भी संविधान, कानून और न्यायालय से जुड़े नियमों में यूज़ होता है। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, चौथा है अनइम्पीडिड। क्या है, अनइम्पीडिड, अनइम्पीडिड, अनइम्पीडिड है ना, एडजेक्टिव याद रखिएगा, अनइम्पीडिड, नॉट ब्लॉक्ड और हिंडर्ड, यानी बिना बाधा के। क्या होगा, बिना बाधा के। तो इसका मतलब है कि बिना किसी बाधा के। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स है अनऑब्स्ट्रक्टेड। क्या है, अनऑब्स्ट्रक्टेड, और है अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एंटोनिम्स है ऑब्स्ट्रक्टेड, इसका उल्टा कर दीजिए तो अनरिस्ट्रिक्टेड का हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, या हम इसे हिंडर्ड भी हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल है द एम्बुलेंस वॉज गिवन अनइम्पीडेड एक्सेस टू द हॉस्पिटल, है ना, अनइम्पीडेड एक्सेस टू द हॉस्पिटल, यानी एम्बुलेंस को अस्पताल तक बिना किसी बाधा के पहुंचने दिया गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पर पांचवा है, अच्छा इसका यूज़ कहाँ पर करना है, जब कोई रास्ता या काम या प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के हो तो वहाँ पर उसे हम अनइम्पीडेड वर्ड यूज़ करते हैं। पांचवा है क्रूशियलिटी, क्रूशियली, या हाँ क्रूशियली। तो क्रूशियली का मतलब क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से, इन एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वे, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से। सिनोनिम्स क्या है, इम्पोर्टेंटली या सिग्निफिकेंटली हो जाएगा, और इसका एंटोनिम्स निकाल दीजिए, इनसिग्निफिकेंटली या ट्राइवली भी हो जाएगा। एग्जाम्पल है क्रूशियली ऑल मेंबर्स एग्रीड टू द फाइनल प्रपोजल। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि महत्वपूर्ण रूप से सभी सदस्यों ने अंतिम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, किसी कोई महत्वपूर्ण तथ्य हो या कोई निर्णय बताने में हो तो यह क्रूशियली वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 वाला क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है 6 वाला, कई बार ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और यह जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो जिसे हम ऑर्बिट्रेरी कहते हैं। ऑर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, नियमों के बजाय व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित, यानी जिसे हम मनमाना कहते हैं, है ना। कोई भी मान लीजिए जैसे मैथ में हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ऑर्बिट्रेरी नंबर एक आता है। तो ऑर्बिट्रेरी नंबर क्या होता है, जो हम लोग कोई नंबर ऐसा मान लेते हैं, ABCDX, यानी यहाँ पर वोकैब में मनमाना कोई चीज़। ठीक है, तो यह आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, यानी नियमों के बजाय व्यक्तिगत इच्छा पर कोई आधारित। ठीक है, मीनिंग है बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइसेस रेदर देन रीज़न और रूल्स, यही हो जाएगा। सिनोनिम से इसका रैंडम, क्या है, रैंडम या कैप्रिसियस, है ना। आर्बिट्रेरी का क्या है, कैप्रिसियस, तो इसको हम कैप्रिसियस भी कह सकते हैं। एंटोनिम से रीज़नेबल हो जाएगा या जस्टिफाइड हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, द टीचर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजन। ओके, द टीचर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षक की मनमाने निर्णय लेने के लिए आलोचना हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई अनुचित या मनमाने निर्णयों के लिए यहाँ पर हो, कोई मनमाना निर्णय कोई लिया जा रहा है तो वहाँ आर्बिट्रेरी वर्ड यूज़ होता है ना। तो ये है। तो इसके बाद क्या है, 7वां देखिए, सिस्टमेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, और इसका मीनिंग है व्यवस्थित या डन अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड प्लान और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, या इसे हम व्यवस्थित ढंग से किया गया भी हम इसे कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, मेथोडिकल, क्या है, मेथोडिकल या ऑर्गेनाइज्ड भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम से इसका डिसऑर्डरली या रैंडम हो जाएगा। एग्जाम्पल है द टीम कैरिड आउट अ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टीम ने रिकॉर्ड्स की व्यवस्थित समीक्षा की, यानी व्यवस्थित समीक्षा यानी सिस्टमेटिक रिव्यू किया गया है।
तो ये याद रखिएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जहाँ पर कोई योजना हो गया, कोई अध्ययन करना हो गया, या कोई कार्य प्रणाली में यह सिस्टमेटिक वर्ड यूज़ होता है। 8वां देखिए क्या है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिए। मीनिंग क्या है, हैविंग फेवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांटेजेस दैन अदर्स, यानी वंचित करना जिसे हम बोलते हैं, या वंचित या कम सुविधाओं वाला हम जिसे कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड, है ना। स्पेलिंग देखिए कितना बड़ा है, लेकिन याद करना ज़रूरी है। अंडर अलग कर दीजिए एंड प्रीवी को अलग करके लेज्ड को अलग कर दीजिए। तो UNDER PRIVI और LEGED अंडर प्रिविलेज्ड हो गया, आसान एकदम है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, पहले इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है, डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड भी हम इसे बोलेंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रिविलेज्ड या एफ्लुएंट भी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका द NGO प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर NGO प्रोवाइड करा रहा है क्या, एक संचित वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर गरीब या पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अंडर प्रिविलेज्ड वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ये वर्ड आपने सुना होगा। जब कोई विधायक जो है सांसद बनता है तो उसका एक संसदीय क्षेत्र होता है, तो उसे हम निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, और उसी निर्वाचन क्षेत्र को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ भी हम कहते हैं। जैसे मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ वाराणसी, यानी उनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है, जहाँ से वो चुनाव लड़कर चुनाव जीते हैं, वो है वाराणसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो जाएगा। और ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं भूल गया हूँ, इसका बाद में बता दूंगा। और इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए क्या है कि उम्मीदवार ने पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, क्या है, द कैंडिडेट traveled across several constituencies during the campaign. The candidate traveled across several constituencies during the campaign. यानी उम्मीदवार ने चुनाव प्रसार के दौरान कई निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, राजनीति और चुनाव से संबंधित विषयों में यह होगा, ठीक है। 10वां है यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव। क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिए। तो इसका मीनिंग है लुकिंग बैक ऑन पास्ट इवेंट्स और अप्लाइंग टू द पास्ट, जिसे हम पूर्व व्यापी कहते हैं, यानी अतीत की ओर देखने वाला। क्या है, अतीत की ओर देखने वाला, ये हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या है, रेट्रोएक्टिव। क्या है, रेट्रोएक्टिव या बैक डेटेड भी हम इसे कहते हैं, पूर्व व्यापी यानी अतीत की ओर देखने वाला, ठीक है। एंटोनिम्स है प्रोस्पेक्टिव। क्या है, प्रोस्पेक्टिव या जिसे हम फोर्थ कमिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्थ कमिंग। एग्जाम्पल है द न्यू रूल्स वॉज गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, यानी नए नियम को पूर्व प्रभाव से लागू किया गया। नए नियम को पूर्व प्रभाव से लागू किया गया, यानी है कितना छोटा मीनिंग, लेकिन है इंग्लिश का कितना बड़ा मीनिंग। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग रेट्रोस्पेक्टिव, या स्पेलिंग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में स्पेलिंग आपका 100% आएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जो कोई पुराने नियम हो गए या घटनाएं हो गई, इनके प्रभावों की जब चर्चा की जाए तो वहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज़ होता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये था हमारा आज का वोकैब। आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका यहाँ पर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।